बॉलीवुड एक ऐसा शाइनिंग वर्ल्ड जिसमें जाने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन उस शाइनिंग वर्ल्ड के पीछे छुपी होती है कई ऐसी कहानियाँ जो कभी कभी इतनी डार्क और ट्रेजिक होती हैं जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। उन्हीं में से एक कहानी है परवीन बाबी की। अपने ग्लैमर और खूबसूरती की वजह से देखते ही देखते वो फिल्म इंडस्ट्री में भी सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच ना होने के बाद भी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। 4 अप्रैल 1954, आज से ठीक 71 साल पहले वाली मोहम्मद खान के घर एक बेटी परवीन बाबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बाबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वाली मोहम्मद का इंतकाल हो गया। ऐसे में उनकी मां जमाल बख्ते बाबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बाबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक दिन उस दौर के पॉपुलर फिल्म मेकर BR इसारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुआ तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर BR इसारा की नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, जाओ उस लड़की की इजाज़त लेकर उसकी तस्वीर क्लिक कराओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीर खिंचाने की इजाज़त दे दी। BR इसारा को वो तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा, मेरी फिल्म में काम करोगी? परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो ज़रूर करूँगी। जवाब सुनकर BR इसारा दंग रह गए। कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई, जो परवीन को पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके कैरियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। ये किस्सा BR इसारा ने वाइल्ड फिल्म्स इंडिया के दिए इंटरव्यू में सुनाया था। हालांकि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्म ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिससे वो देश भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर लिया। डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही वो इतना पॉपुलैरिटी हासिल कर ली कि वह टाइम्स मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम्स मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवीन बाबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता, निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते रहते। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रहीं। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोगपा के साथ रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। उसके बाद परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद साल 1977 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। पागलपन का शिकार हो गई थी परवीन बाबी। परवीन बाबी के बीमारी का गवाह महेश भट्ट थे, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे,
लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की एक शाम मैं उनके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बाबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी हैं। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ है। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतल रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग के दीवार के बीच दुबकी बैठी हैं। वो कांप रही थीं और उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही परवीन मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। उनकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। परवीन की हालत देख महेश भट्ट समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो डॉक्टर ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा। महेश भट्ट ने इससे इनकार कर दिया। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने एक और किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि परवीन अपने आसपास की हर चीज़ों पर शक करती थी। एक दिन उन्होंने महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशनर में एक चिप लगाई गई है। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश भट्ट ने पूरा एयर कंडीशनर खुलवा कर दिखवाया, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि एक दिन हम मेरे दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो कि एक फिलोसोफर भी है। परवीन ने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते ही वो चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरा लड़ाई हो रहा है। तमाशा बनने लगा तो मैंने उन्हें टैक्सी से घर पहुंचाया था। परवीन बाबी की हालत को डॉक्टरों ने महेश भट्ट को बताया। महेश भट्ट ने डॉक्टर की बात मान ली और 1979 में वो खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए। जब बेंगलोर जाने के बाद भी परवीन का हालत में सुधार नहीं आया, तो डॉक्टर ने महेश भट्ट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने वही किया और वो परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए। वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क कर परवीन की मदद करते रहे। एक दिन परवीन ने डॉक्टर से कहा कि वो वापस मुंबई लौटकर फिल्मों में काम करना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन वो वापस मुंबई लौट आई। परवीन बाबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही 30 जुलाई 1983 को परवीन गायब हो गई। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अफवाह फैली कि परवीन बाबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी और वह लोग उन्हें उठाकर ले गए हैं। साल था 1984। परवीन बाबी को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के अधिकारी उनके पास पहुँचे तो परवीन मुस्कुरा रही थी, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। 6 साल बाद नवंबर 1989 में परवीन मुंबई लौट आई। सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूमकर अध्यात्म की राह पर चल रही थी। उन्होंने कुछ साल कैलिफोर्निया में भी गुजारा। वापस लौटने के बाद परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया था। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था, तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची गई है।
उन्होंने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर झूमर गिरवाने वाले थे। परवीन की ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। साल 1989 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं। वो मेरी जान के पीछे हैं और उनके गुंडे ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड पे रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट से जुड़े कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। सालों बाद परवीन बाबी एक बार फिर सुर्खियों में आई जब उन्होंने बताया कि उनके पास संजय दत्त और 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। 2002 में परवीन बाबी ने एक एफिडेविट फाइल कर कहा कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ सबूत है। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वह पहुंची ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैं आती तो मेरी हत्या कर दी जाती। परवीन जुहू स्थित फ्लैट में अकेली रहा करती थी। वो लोगों से सिर्फ कॉल के जरिए संपर्क करती थी। तारीख 22 जनवरी 2005। जगह एच रेवेरा बिल्डिंग, 7th फ्लोर, जुहू, मुंबई। परवीन बाबी के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। वो आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी, लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक बिल्कुल नहीं थी। कमरा बुरी तरह से उथल पुथल था। बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने से 72 घंटे पहले हो चुकी, यानी कि लगभग 3 दिन पहले, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनकी बॉडी को क्लेम करे। बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके बॉडी में खाने के ट्रेसेस बिल्कुल नहीं मिले थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ था कि परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुआ है। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं मिला, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थे। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। गैंग्रीन के कारण उन्हें हाई शुगर भी था। पैर सड़ने के कारण परवीन बाबी शायद चल भी नहीं पाती थी और यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर भी मिला। ये थी बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसने अपने ग्लैमर से लोगों को अपना दीवाना बना दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं था। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।